नमस्ते। आज हम ऑस्ट्रेलियाई टैक्स सिस्टम में साझेदारी यानी पार्टनरशिप्स के जो नियम हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। और जो जानकारी है वो ऑस्ट्रेलियाई टैक्स ऑफिस मतलब एटीओ के निर्देशों और दस्तावेजों से ली गई है। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि इन कभी-कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले नियमों से सबसे ज़रूरी बातें निकालें और उन्हें मतलब आसान बनाएं। शुरुआत एक काफी दिलचस्प बात से कर सकते हैं हाँ। कि टैक्स कानून और जो सामान्य कानून है हाँ। उनमें साझेदारी की परिभाषा थोड़ी अलग है। अच्छा, ये तो जानना ज़रूरी है। तो टैक्स कानून में क्या अलग है? देखिए, टैक्स कानून खासकर इनकम टैक्स असेसमेंट एक्ट 1997 का सेक्शन 995(1) साझेदारी को ज्यादा व्यापक तरीके से देखता है। सामान्य कानून के मुकाबले। हाँ, सामान्य कानून तो बस ये कहता है कि जब लोग मिलकर मुनाफा कमाने के लिए कोई बिजनेस करें, वो साझेदारी है। टैक्स कानून का दायरा इससे थोड़ा कह सकते हैं बड़ा है। तो ये परिभाषा का जो अंतर है, ये शायद तब ज्यादा सामने आता होगा जब असंयुक्त संयुक्त उद्यमों मतलब यूजेवीज की बात होती है। सही कहा। यूजीवीज यानी अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर्स। जानकारी के मुताबिक इन्हें आमतौर पर टैक्स के लिहाज से साझेदारी नहीं माना जाता, अच्छा। खासकर अगर वो सीधे मुनाफा नहीं बांट रहे बल्कि जैसे उत्पाद बांट रहे हों, माइनिंग वगैरह में। बिल्कुल सही। जैसे माइनिंग में खनिज बांट लिया। यूजेवीज बनाने का एक बड़ा कारण भी यही है। क्या कारण है? साझेदारी में एक चीज होती है संयुक्त और पृथक देनदारी, मतलब जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब अगर कोई कर्ज है तो वो किसी एक पार्टनर से भी पूरा वसूला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। यूजेवीज इस चीज से बचने में मदद करते हैं। वो पार्टियों को ज्यादा लचीलापन देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि माइनिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इन सेक्टर्स में ये काफी चलते हैं। समझ गए। हाँ, लेकिन एक पेंच है। अगर यूजीवी मिलकर कमाई करता है, मतलब जॉइंटली इनकम अर्न करता है, तो टैक्स कानून उसे साझेदारी मान सकता है। ओ, तो ये ध्यान रखना होगा। ये लचीलापन तो जरूर इन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मायने रखता होगा। चलिए, अब थोड़ा 2025 के टैक्स रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। किन लोगों को पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए, एटीओ साफ कहता है कि अगर कोई साझेदारी में बिजनेस नहीं कर रहा या उनकी मिली-जुली आमदनी बस मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी के किराए से आ रही है, या जॉइंट अकाउंट से ब्याज, या जॉइंट शेयरों से डिविडेंड। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम जैसी। हाँ, कुछ उस तरह का। तो उन्हें अलग से पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी आय अपने इंडिविजुअल रिटर्न में दिखाएगा। ये तो काफी लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल करता है। अच्छा, अब 2025 के रिटर्न में कुछ नए बदलाव भी हैं, है ना? पहला सुना है बिल्ड टू रेंट डेवलपमेंट से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। 1 जनवरी 2025 से कुछ खास तरह के बिल्ड टू रेंट प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है। क्या छूट है इसमें? इसमें सबसे अहम है 4% की त्वरित पूंजीगत कार्य कटौती। एक्सेलरेटेड कैपिटल वर्क्स डिडक्शन कहते हैं इसे। मतलब बिल्डिंग बनाने की लागत पर टैक्स छूट आपको सामान्य से ज्यादा तेजी से मिलेगी। इसे आइटम 9 लेबल वाई में रिपोर्ट करना होगा। ये सुनने में तो हाउसिंग सप्लाई को बढ़ावा देने की एक कोशिश लगती है। क्या कोई और बड़ा नियम भी है जिसका असर पड़ेगा, खासकर व्यवसायों पर? हाँ, एक और अहम बदलाव है ऋण कटौती सृजन नियम, डेट डिडक्शन क्रिएशन रूल्स, या डीडीसीआर। डीडीसीआर। ये कब से लागू हो रहे हैं? ये 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले आय वर्षों पर लागू होंगे। इसका मूल मकसद है कंपनियों को, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों को, अपने ही ग्रुप की कंपनियों के बीच बहुत ज्यादा कर्ज दिखाकर टैक्स बचाने से रोकना। अच्छा, मतलब रिलेटेड पार्टी लोन्स पर ये नियम ज्यादा असर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये आइटम 29 लेबल ओ से जुड़ा है और ये थिन कैपिटलाइजेशन नियमों के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है। और एक छोटा बदलाव भी था शायद, कोई आइटम हटाया गया है? नहीं, आइटम 52 जो लघु व्यवसाय बोनस कटौती, स्मॉल बिजनेस बोनस डिडक्शन से जुड़ा था, उसे हटा दिया गया है। ओके, तो डीडीसीआर नियम बड़ी कंपनियों के लिए ज्यादा ध्यान देने वाले होंगे। अब जल्दी से रिपोर्टिंग की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। आइटम 5 में बिजनेस की आय और खर्चे रिपोर्ट होते हैं। हाँ, और उन्हें प्राइमरी और नॉन प्राइमरी प्रोडक्शन के हिसाब से अलग-अलग दिखाना होता है। और ये याद रखना जरूरी है कि आय में जीएसटी शामिल नहीं करना है। ठीक है। और कटौतियां मतलब डिडक्शंस? वो आइटम 16 से 20 में आती हैं। कई तरह की कटौतियां हैं, सुपर एन्युएशन भुगतान, किराया, ब्याज, डेप्रिसिएशन वगैरह। लेकिन जैसा आपने कहा, डीडीसीआर और थिन कैपिटलाइजेशन जैसे नियम इन कटौतियों को सीमित कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल।
उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपेंडिक्स 3 और 6 में और जानकारी मिल जाएगी। और फिर आखिर में आता है पार्टनर्स में मुनाफे का बंटवारा। वो कहाँ रिपोर्ट होता है? उसके लिए आइटम 51 या 54 में वितरण विवरण मतलब स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भरना होता है। इसमें हर पार्टनर की डिटेल्स डालनी होती हैं, टीएफएन, जन्मतिथि या एबीएन, और उनके हिस्से की आय कितनी है वो बताना होता है। समझ गई। तो संक्षेप में देखें तो हमने साझेदारी की टैक्स परिभाषा, यूजेबी से उसका फर्क और 2025 टैक्स रिटर्न के कुछ खास बदलाव जैसे बिल टू रेंट और डीडीसीआर नियमों को समझा। हाँ, और ये जानकारी उन सभी के लिए काम की है जो या तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, ताकि टैक्स नियमों का पालन सही से हो सके। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ। ये जो बिल टू रेंट जैसी योजनाएं आ रही हैं, हाँ। क्या ये वाकई में घरों की सप्लाई पे कोई बड़ा असर डालेंगी, या ये बस टैक्स प्लानिंग का एक और तरीका बनकर रह जाएंगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। नमस्ते, आज हम ऑस्ट्रेलियाई टैक्स सिस्टम में साझेदारी यानी पार्टनरशिप्स के जो नियम हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और जो जानकारी है वो ऑस्ट्रेलियाई टैक्स ऑफिस मतलब एटीओ के निर्देशों और दस्तावेजों से ली गई है। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि इन कभी-कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले नियमों से सबसे जरूरी बातें निकालें और उन्हें मतलब आसान बनाएं। शुरुआत एक काफी दिलचस्प बात से कर सकते हैं। हाँ? कि टैक्स कानून और जो सामान्य कानून है, हाँ। उनमें साझेदारी की परिभाषा थोड़ी अलग है। अच्छा, ये तो जानना जरूरी है। तो टैक्स कानून में क्या अलग है? देखिए, टैक्स कानून खासकर इनकम टैक्स असेसमेंट एक्ट 1997 का सेक्शन 995(1) साझेदारी को ज्यादा व्यापक तरीके से देखता है। सामान्य कानून के मुकाबले। हाँ, सामान्य कानून तो बस ये कहता है कि जब लोग मिलकर मुनाफा कमाने के लिए कोई बिजनेस करें, वो साझेदारी है। टैक्स कानून का दायरा इससे थोड़ा कह सकते हैं बड़ा है। तो ये परिभाषा का जो अंतर है, ये शायद तब ज्यादा सामने आता होगा जब असंयुक्त संयुक्त उद्यमों मतलब यूजेवीज की बात होती है। सही कहा, यूजेवीज यानी अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर्स। जानकारी के मुताबिक इन्हें आमतौर पर टैक्स के लिहाज से साझेदारी नहीं माना जाता। अच्छा। खासकर अगर वो सीधे मुनाफा नहीं बांट रहे बल्कि जैसे उत्पाद बांट रहे हों, माइनिंग वगैरह में। बिल्कुल सही। जैसे माइनिंग में खनिज बांट लिया। यूजेवीज बनाने का एक बड़ा कारण भी यही है। क्या कारण है? साझेदारी में एक चीज होती है संयुक्त और पृथक देनदारी, मतलब जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब अगर कोई कर्ज है तो वो किसी एक पार्टनर से भी पूरा वसूला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। यूजेवीज इस चीज से बचने में मदद करते हैं। वो पार्टियों को ज्यादा लचीलापन देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि माइनिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इन सेक्टर्स में ये काफी चलते हैं। समझ गए। हाँ, लेकिन एक पेंच है। अगर यूजीवी मिलकर कमाई करता है, मतलब जॉइंटली इनकम अर्न करता है, तो टैक्स कानून उसे साझेदारी मान सकता है। ओ, तो ये ध्यान रखना होगा। ये लचीलापन तो जरूर इन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मायने रखता होगा। चलिए, अब थोड़ा 2025 के टैक्स रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। किन लोगों को पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए, एटीओ साफ कहता है कि अगर कोई साझेदारी में बिजनेस नहीं कर रहा या उनकी मिली-जुली आमदनी बस मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी के किराए से आ रही है या जॉइंट अकाउंट से ब्याज या